अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा में 17 साल के भोला कुमार राम को मृत मानकर एक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिजनों को 4 लाख रुपए की सरकारी सहायता भी मिली। इस मामले में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने फ नहीं करने के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपक कुमार को निलंबित कर दिया। फिर फ हुई, 5 लोग नामजद किए गए। 2 निर्दोष जेल में हैं, लेकिन वो भोला जिंदा है। 68 दिन बाद भोला खुद कोर्ट पहुंच गया। उसने बताया कि उसका अपहरण कर नेपाल ले जाया गया था। भोला गुरुवार शाम 6:30 बजे वकील के साथ दरभंगा व्यवहार न्यायालय पहुंचा। ये जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मब्बई थानाध्यक्ष सुनील कुमार सूचना मिलते ही कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने भोला को उसके घर वालों के साथ भेज दिया। भोला के पिता मजदूरी करते हैं। मब्बई थाने के सिमरा गांव के जगदेव राम का बेटा भोला कुमार राम 8 फरवरी को लापता हो गया। परिजनों ने थाने में केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक अनजान नंबर से कॉल आया और 45,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। परिवार ने पुलिस को बताया और 5,000 रुपए भेज भी दिए, लेकिन भोला का कुछ पता नहीं चला। 26 फरवरी को बेंता पुलिस ने अल्लापट्टी रेलवे गुमटी के पार ट्रैक से जख्मी हालत में एक युवक को पाया। उसे डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। 28 फरवरी की रात उसकी मौत हो गई। इस अज्ञात लाश को चेहरे के हिस्से के अनुसार परिजनों ने अपना मना लिया। इसके विरोध में परिजनों ने 1 मार्च को विश्वविद्यालय थाने के आजमंगा दुर्गा मंदिर के समीप लाश को सड़क पर रखकर हो हंगामा किया। 8 फरवरी को मेरा भाई जो है कहीं चला गया था और उसके बाद हम लोगों के द्वारा मब्बी थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, लेकिन मब्बी थाना के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग काफ़ी खोजबीन की, अपने स्तर से हर जगह खोजबीन किए। उसके कुछ दिनों के बाद उसके भाई के मोबाइल पर जो है लगातार एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आना शुरू हो गया कि तुम 45,000 रुपया दो, जो तुम्हारा भाई मेरे पास है ये है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर इस बात का भी लिखित जानकारी मब्बी थाना को दिया, फिर वहाँ पर उसकी सुनवाई नहीं हुआ। फिर एसएसपी ऑफिस में दिया गया,
लेकिन सुनवाई नहीं किया। फिर इसका भाई के द्वारा जो है सोचा कि पैसा दे देते हैं तो मेरा भाई को रिटर्न कर देगा, तो ये 5,000 रुपया पे फ़ोन के माध्यम से उस नंबर पे भेज दिया। भेजने के बाद भी जो है इसका भाई नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद फिर इसको पता चला कि यहाँ अललपट्टी रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात लाश मिला, जिसको इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो शायद इसका चेहरा उस लाश का फुला हुआ था। तो इन लोगों के लिए दावा किया गया जो नहीं, इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जो इसको शक है जो इसका भाई नहीं है। उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर इन लोग को ज़बरदस्ती, इन लोग का कहना जो नहीं, ज़बरदस्ती हम लोग को लाश दे दिया गया। फिर हम लोग उसका दाह संस्कार कर दिए। दाह संस्कार वगैरह हो गया, सारा चीज़ हो जाने के बाद इसको पुनः जो है एक अज्ञात नंबर से नेपाल से व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ। तो व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ तो इन लोगों को लगा जी नहीं कोई फेक कॉल है, तो इन लोग अवॉइड किया। फिर उसके बाद उस व्हाट्सअप कॉलिंग के बाद वीडियो कॉलिंग जब आया तो ये उठाया। तो उठाने के बाद ये देखा तो भाई इसका भाई है। तो फिर वीडियो कॉलिंग से बातचीत होने के बाद जो है फिर ये लोग जो जिस नेपाल में जो जगह बताया गया वहाँ पे ये लोग 4-5 आदमी वहाँ पर गए। जाने के बाद वहाँ से पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद जो है उनको लगा ये जो उनका भाई है। फिर ये आज कोर्ट में आए। कोर्ट में हमको सारी बात बताया जो सर ऐसा-ऐसा बात है। तो हमने देखा, उनका आईडी प्रूफ देखा, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, तो लगा जो नहीं ये लड़का वही है। तो फिर हमने न्यायालय को आवेदन दिया कि सर इसका बयान कराया जाए। अभी लड़का के न्यायालय में स्टेटमेंट के लिए लड़का है। जी, जी, हमको मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया गया, जिससे ये साबित होता है कि वो लड़का मर चुका है। लेकिन इनके परिजन के द्वारा जो मुझे आधार का डॉक्यूमेंट दिखाया गया और मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो लड़का को देखा है, उससे लग रहा है जो नहीं लड़का ज़िंदा है। जी। अब तो स्टेटमेंट के बाद जज साहब जो आदेश करेंगे, क्योंकि ये मामला जाँच का है और ये गंभीर है। कहीं न कहीं जाँच का मामला है, अब सच्चाई क्या है, तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए वहाँ पे जी। हाँ, जहाँ तक कि पैसे की बात है, इन इन लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा पैसा दिया गया और इन लोगों ने इमीडिएट आज ही कल्याण विभाग को भी आवेदन भी दिया है। जो पैसा जो मेरे खाता में आया है, जो मेरा भाई ज़िंदा है, ये पैसा को आप रिटर्न ले लीजिए। इन लोगों के द्वारा कल्याण विभाग को आवेदन भी दिया गया है। जी। 4 लाख के समथिंग इनके अकाउंट में आया है, जो पैसा अभी भी उनके अकाउंट में एज़ इट इज़ है। उन लोगों ने इस पैसा को कहीं कोई खर्चा वगैरह नहीं किया है। मेरा नाम मुकेश कुमार राय है।